नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग दिग्गज आप सभी के सम्मुख आज पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, कुछ मित्र लगभग 20 से 25 मित्र मैसेंजर में लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि भैया आरओ मुख्य परीक्षा के बारे में कुछ देसी रणनीति बताइए, ठोस रणनीति बताइए, जिससे कम संसाधन में और कम किताबों को लेकर हम अपनी रणनीति बना लें और कम कहने का मतलब है अधिक मेहनत करें लेकिन संसाधन हो कम संसाधन पर अधिक मेहनत करें। तो उसी की श्रृंखला में आज मैं आरओ प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति मैं वीडियो में बना चुका हूं कि आप देखिए यूपी पीसीएस का जो जीएस का ट्रेंड है और आरओ का ट्रेंड है, थोड़ा भिन्नता होता है, प्रकृति में थोड़ा अंतर है। आरओ में क्या, प्री में क्या होता है, आपको भूगोल पे, इकोनॉमिक डाटा पे और जनसंख्या पे, पर्यावरण मतलब डाटा पे, चूंकि समीक्षा अधिकारी आप बनकर जाएंगे तो डाटा का ही तो खेल सब होगा वहाँ पे। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यहाँ डाटा से संबंधित सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में डाटा पर, समीक्षा अधिकारी की परीक्षा में आपका काफ़ी जोर होना चाहिए। मित्रों, बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप लोग डेली के डेली 500 से 600 सवाल बनाइए प्रारंभिक परीक्षा में। अभी मैं आपको कल मैं कुछ किताबें उलट रहा था, प्रशासनिक शब्दावली का मैं नोट्स बना रहा था, उसमें मुझे अपने प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा 2013 का एक मार्कशीट मिला। उसमें जो मैं नंबर पाया हूँ अभी आपको मैं वीडियो में दिखा दूंगा। और दूसरी चीज़, उसमें 14 का भी नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि मेरी बहुत सारी नोट्स किताबें इलाहाबाद में रखी हुई हैं और मैं घर पे हूँ, तो वहाँ से हमको ले आना है। तो बहुत सारे मेरे मेंस के, आईएएस के, पीसीएस के सारे मार्कशीट वहीं पे हैं। तो धीरे धीरे जब ज़रूरत होगा मैं आपको दिखाता रहूँगा। बहुत लोगों ने पूछा, चूँकि कुछ नकारात्मक लोग भी आ जाते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कम किताबों में। अब इतिहास में जो मैंने बता दिया कि देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, एक ज़माना हम लोग का था आज से 7-8 साल पहले, 5-7 साल पहले, कि पंचवर्षीय योजना। अब नहीं। अब देखिए ज़माना बदल गया है, 2020 चल रहा है, देख रहे हैं कितना संकट आ रहा है। तो अब आपका जो ट्रेंड होना चाहिए तरीके का लड़ाई करने का, वो कम समय में आप बनाइए कि हमको 1 साल 1.5 साल में ऐसी तैयारी करना है कि सफलता प्राप्त कर लेना है। पंचवर्षीय योजना में आपको अपना जीवन नहीं खपाना है, आपको 1 से 1.5 साल 2 साल में तैयारी करके अपना जगह सुनिश्चित कर लेना है। तो दोस्तों आइए आप लोगों को बताता हूँ। आइए पहले मेरा मार्क्स देख लीजिए आप लोग, और इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मार्क्स मेरा देख लीजिए। कि मेरा जो निबंध में देखिए मैं 83 नंबर पाया था आरओ 13 में, और 14 वाले में मुझे याद है, क्योंकि पहले मेरे पास मोबाइल उस तरह का नहीं होता था, तो बाद में जब ये वाला मोबाइल आ गया तो मैं पीडीएफ में ही सब रखता था। तो क्या होता था, तुलना करने के लिए मैंने उसके आगे 14 वाला भी लिख दिया है। 16 वाला मेंस हुआ नहीं और 17 वाला मैंने मेंस दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और लेकिन उसका प्रारंभिक परीक्षा में देखिए, खबे में मार्कशीट लगा दिया हूँ आप लोग के सामने, उसको देख लीजिएगा कि देखिए आरओ जो 17 की प्रारंभिक परीक्षा हुई थी उसमें मैं बहुत ही कम सवालों को टच किया था। मैं 140 सवाल जीएस का आया था, मैं मात्र 103 सवाल टच किया था, और कट पिट के मेरा 83-84 सही है। और हिंदी में भी मैंने 52 सवाल टच किया था, और वही है, देख लीजिए। तो कहने का तात्पर्य ऐसे मतलब याद है मुझे मोटी मोटा, तो मेरा मतलब 122 कट ऑफ गया था, 127 नंबर मैं पाया हूँ। तो कहने का तात्पर्य है जिसे जीएस का जो पोर्शन है मेंस में, वही प्री में भी है। तो लेकिन वहाँ 140 सवाल आएगा, यहाँ 120 सवाल आएगा। हिंदी में जो ऑब्जेक्टिव हिंदी रहेगी, जैसे मान लीजिए वहाँ 60 नंबर का आता है, और वहाँ पर्यायवाची आता है, यहाँ पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी एक ही। यानी प्रारंभिक परीक्षा के साथ ही आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते चले चलिए। जैसे मैं नंबर पाया हूँ, तो हमारा कहने का मतलब जो चीज़ पढ़िए उसको इतना अच्छे से चबा चबा के पढ़ लीजिए मेरे दोस्तों, कि जैसे ऑप्शन दिखे लगा दीजिए। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि 500 से 600 सवाल रोज प्रैक्टिस करिए और याद करने की कोशिश करिए। ज़्यादा किताबों के चक्कर में मत पढ़िए, अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट बनाइए। अभी कल यूपीपीएससी एस्पिरेंट में एक विवेक सिंह जी हैं, वो भी देखिए यही बात पे जोर दिए हुए हैं। कल उनका एक पोस्ट आया था, आप लोग उसको देखिएगा कि कम किताबों में। मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, जीवन में 2-3 काम करिए। एक तो इधर उधर भागिए मत, नकारात्मक मत बनिए, किसी की आलोचना मत करिए, किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा मत कहिए। मैं आपको बताता हूँ मेरे दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुन लीजिए, बस 2 मिनट की कहानी है। मैं इलाहाबाद में था, मैं रजवंत सिंह सर के यहाँ कोचिंग पढ़ता था। हमारे ही जिले के बगल का एक व्यक्ति लड़का था, मतलब यहीं गोरखपुर से बगल में महाराजगंज साइड में, वह भी पढ़ते थे। वह एक ऐसे परिवार से थे कि उनके पास अकूत संपत्ति, मतलब संपत्ति कहने का मतलब नहीं, मतलब ऊपर से पैसा बहुत आ रहा था। उनके भैया दुबई में नौकरी करते थे, मतलब वो गल्फ कंट्री में नौकरी करते थे।
यहाँ पे ओमान में, और मेरे साथ कोचिंग पढ़ते थे वो, और हमारा बहुत ही मज़ा लेते थे वो। बेसिकली मैं जगह नहीं बताऊंगा, जगह पूरा बताऊंगा नहीं। और दोस्तों बता रहा हूँ, वो आज के डेट में हमसे सीनियर भी थे 2-3 साल। हम जब भी मैं साइकिल से जाता तो बाइक से जाते थे। उस समय वो बुलेट रखे थे, 2010 में वो बुलेट से आते थे, मतलब, और हमेशा मजा लेते थे हमसे। कभी कभी कहा और पंडित क्या है, मतलब आप पढ़े लिखे लोग हो, इस तरह से भाषा आपका प्रयोग करेंगे, तो ऐसे करते थे। आप विश्वास नहीं होगा, जीवन में हर व्यक्ति का भगवान तय किए हुए हैं कि आप अपना कर्म करिए, ईमानदारी से करिए। और एक दिन आपको उम्मीद होगा, मैं गोरखपुर में गया अपने बच्चे को दिखाने, और मैं अपने कार से जा रहा था और उनको देखा, वो अपने परिवार के साथ पैदल पैदल कड़ी धूप में जा रहे थे, जिनके पास बुलेट हुआ करता था। क्यों? दुबई में ओमान में उनके भाई का एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया, उसके बाद उनका परिवार पटरी पे आ गया, और आज वो गरीबी का जीवन, न कंपटीशन में बेहतर कर पाए, न कहीं नहीं कुछ कर पा रहे हैं, एकदम वहीं गांव में रहते हैं और साधारण जीवन हो गया उनका। जो व्यक्ति बुलेट से और बड़ी बड़ी शान शौकत की बात करता था, हम जैसे लड़कों पर कमेंट पास करता था कि ये सब आते हैं साइकिल से, इस तरह से वो बोलते थे। सोचिए, क्योंकि उनके भैया लाखों रुपया महीना उनको भेजते थे, उनके घर पे आता था, तो उनको पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन कमेंट बहुत करते थे। अंत में उनका स्थिति ये हुआ। जैसे किसी के ऊपर कमेंट मत करिए। और बात कर रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर है, तो समझ लीजिए उसके साथ भगवान है, और उसके ऊपर अगर आप कमेंट करेंगे तो 100% बता रहा हूँ कि आपके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाएगी, कुछ गड़बड़ होगा। इसलिए किसी के साथ आप स्टूडेंट हैं, कंपटीशन की तैयारी करने आए हैं, मेहनत करिए, परिश्रम करिए, किसी से आपका क्या लेना देना। आप केवल कठोर परिश्रम करिए, आपको जहाँ पढ़ना हो पढ़िए। मैं तो बता रहा हूँ बार बार, बहुत सारे दोस्त मेरे मित्र मैसेंजर में मैसेज किए हैं, वो यही कह रहे हैं बार बार कि भैया आप अपना कमेंट बॉक्स ऑफ कर दीजिए। और दूसरी चीज़, आप केवल हफ्ते में 1-2 दिन ऐसे आइए और हम लोग को मोटिवेट कीजिए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों को लगातार मोटिवेट करता रहूँगा, जो मेरे मन पसंद कुछ जीएस का रहेगा ला के डालता रहूँगा, और बाकी आप लोग को मैं सही रणनीति बताऊँगा। बेहतर से बेहतर आप लोग को करना है, मेहनत आप लोगों को करना है, परिश्रम आप लोगों को करना है, और सफलता आप ही लोगों को मिलेगी, आप लोग के मेहनत से। कोई ये कहे कि मैं सब आपको पढ़ा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा, तो आपको मूर्ख बना रहा है। समझ लीजिए, हर व्यक्ति एक ही 2 चीज़ का एक्सपर्ट हो सकता है, सब चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोग कठिन परिश्रम करिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, इधर उधर भागिए मत। अपना कि सब देखिए, अपने बुक को अपना दोस्त बनाइए मेरे दोस्तों, अपने किताब को अपना दोस्त बनाइए। तो आइए शुरू करते हैं। तो मैंने क्या कहा कि प्री और मेंस में सामान्य अध्ययन और जो शब्द ज्ञान और व्याकरण एक ही है, केवल मेंस में पर्यायवाची नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा की रणनीति मैंने एक वीडियो में दे दिया है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। फिर आइए मुख्य परीक्षा में। देखिए, अब मुख्य परीक्षा में ही लोग पूछे हैं, चूंकि निबंध में मैं 83 और 85 नंबर पाया, और मुझे 2010 वाला जो मेंस दिया था उसका याद नहीं, उसमें भी मैं 80+ निबंध में पाया था। लेकिन मैं क्या, मेरी अभी की और सुन लीजिए, इसी लगे हाथ सुन लीजिए। देखिए, जो व्यक्ति अगर किस कारण से असफल हुआ, अगर वो अपनी कमी जान जाए और लोगों को बता दे, तो आप लोग वो कमी नहीं करेंगे। मित्रों, मैं ऑब्जेक्टिव सवालों में कभी चढ़ा ही नहीं सका। चाहे यूपी पीसीएस का मेंस, वहाँ 60 सवाल गणित आता था, 30-35 बनता था, तो क्या होता था, वो मेरिट में भाई डिसाइडिंग होता है वो 60 सवाल उस समय। तो अब क्या होता था कि मैं, मान लीजिए इंटरव्यू काले हो गया, तो आप कट ऑफ पे हैं, 2-4 नंबर ज़्यादा है, नहीं सिलेक्शन होगा। तो अगर वही चढ़ता मेरा तो सिलेक्शन होता। और विषय में भाई स्केलिंग है, कभी अच्छा नंबर मिला कभी नहीं। तो दूसरी चीज़ हो, उसे छोड़िए। कहने का तात्पर्य, जो मेरी कमी थी, जैसे मैंने जीएस में कभी मैं बहुत हाई स्कोर नहीं कर सका, उसी का देन है कि नहीं तो मैं आज RO13 में भी सेलेक्ट हुआ होता भाई। 3 नंबर की बात है, 282 कट ऑफ गया, और 289-88 कट ऑफ गया है इसमें RO14 में, और 285 के करीब नंबर में पाया हूँ, तो 285। तो कहने का तात्पर्य मेरे दोस्तों ये है कि जो मेरी कमी थी मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जो कमी है उसको आप खुद जानिए। अगर आपको लिखने में समस्या आ रही हो तो बार बार लिखने का प्रयास करिए, और डेली के डेली 500 से 600 सवाल बनाइए। आइए आगे बढ़ते हैं। यानी मैंने आपको बता दिया कि मेरी कमी क्या थी, कि मैंने जीएस में कभी बहुत ज़्यादा स्कोर चढ़ा नहीं पाया, कि जितना हमको चाहिए। तो जो 60 सवाल गणित आता था उसमें कभी बहुत अच्छा स्कोर कर नहीं पाया, तो इसलिए वो मेरी असफलता का कारण बना, और उसको मैं कभी दूर नहीं कर सका। तो लेकिन मित्रों, आप लोग को यह चीज़ कोई नहीं बताएगा। सब लोग बताएंगे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं सब कुछ मुझे आता है, मैं आपको सफलता दे दूंगा, इतनी किताबें बता दूंगा। नहीं, सफल आपको होना है कम संसाधन में अधिक मेहनत करके। तो आइए देखिए, सामान्य हिंदी और आलेखन मित्रों 100 अंक का आएगा। इसमें मेरे 62 नंबर 65 ऐसे नंबर आए हुए हैं,
और 2010 में मेरे इसमें बहुत अच्छे नंबर आए थे, और लोअर पीसेस का जो मेंस होता था उसमें 70% से कम मेरे कभी आए नहीं, उसका भी नंबर लगा हुआ है, आप देख लीजिए। तो देखिए शीर्षक गद्यांश दिया रहेगा, गद्यांश, उसमें शीर्षक सारांश रेखांकित अंश। अब आज बताता हूं पढ़ना कहां से है आपको। देखिए इसमें क्या है, देखिए शीर्षक फ्री का नंबर है 3 नंबर, सारांश 6 और रेखांकित अंश 12। तो 3 6 9 12 6 18 21 नंबर का ये आएगा आपका, 21 नंबर का। तो इसमें ये 3 नंबर तो आपका फ्री का है और 6 नंबर का सारांश है, 12 नंबर का है। यही गणित के आधार पर नंबर मिलेगा इसमें। 21 में पाने वाले 16 17 तक पाए हैं, 18 तक पा जाते हैं, और पाने वाले 6 7 8 तक पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, इसका तरीका समझिए क्या है। आप कक्षा 10 और 11 की जो गद्यांश की किताबें आती थी, हम लोग गद्य गरिमा क्या पढ़ते थे, हर हालत में आपके पास वो किताब होनी चाहिए। कक्षा 9 10 11 वाली जो गद्यांश की किताबें आती थी, वह किताब यूपी बोर्ड की, वह आपके पास होनी चाहिए। यानी यूपी बोर्ड की जो गद्यांश की बुक है वह आपके पास मेरे दोस्तों होनी चाहिए। यानी यूपी बोर्ड की गद्यांश की जो बुक है वह मेरे दोस्तों आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। शीर्षक सारांश रेखांकित अंश। बाकी पुराने साल के पेपर को आपको बनाना है, लगातार प्रैक्टिस करना। बाद में मैं इसका भी वीडियो लेकर आऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, लेकिन समय समय पर। और ये इसके लिए आपके पास कक्षा 9 10 11 की गद्यांश वाली किताब होनी चाहिए, जो गद्य गरिमा हम लोग के जमाने में आती थी, अब भी कुछ आती होगी, तो आप लोग हर हालत में उसको लीजिए। और कक्षा 9 10 11 की हिंदी की सामान्य हिंदी जो वाली किताब आती है उसको लगातार पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। फिर देखिए सरकारी पत्र का सारणी रूप है, इसको मैं समझाऊंगा। 15 नंबर है, इसमें 15 में 14 13 तक ही मिला है, ठीक है। तो इसका ये बहुत आसान पोर्शन है, इसका भी मैं आप लोग को टेक्निक बता दूंगा। बहुत ही देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है कि यहाँ से वहाँ से कलेक्शन करना, कुछ नहीं। खाली देखिए लेटर में और सरकारी पत्र में देखिए क्या होता है, शब्द आपके सही होने चाहिए, भाषा की शुद्धि अच्छा होना चाहिए, और प्लस जो कहाँ कामा लगाना है, कहाँ लाइन खींचना है, मतलब कहाँ कहाँ विषय लिखना, यही सब देखा जाता है। बाकी बहुत ज़्यादा इसमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है कि आप 20 तरह का पत्र इकट्ठा करिए, बस मोटी मोटा यही जानिए बस, क्योंकि इन सब पर मैं वीडियो बनाऊंगा। पत्राचार में शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञाप, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण, प्रतिवेदन, स्मारक, इनमें क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को सबके बारे में उनका डिफिनेशन और विशेषता एक कॉपी पर किसी किताब से लिख लीजिए और उसको रटते जाइए, रटते जाइए। जैसे एस कुमार सर की ये किताब आई थी, वह घटना चक्र में चली गई है, उसको ले लीजिए, उसमें बहुत सही परिभाषा और भाषा लिखा हुआ है, तो उनको लेके रटते जाइए, ठीक है। फिर आइए इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ये कम से कम 300-400 शब्द हैं, इनको मैं आपको यहीं पर कराऊंगा। उसका मैं नोट्स बना रहा हूँ प्रशासनिक शब्दावलियों का, बीच बीच इसमें धीरे धीरे ले आऊँगा। और मुहावरे, लोकोक्ति और कंप्यूटर ज्ञान, इन सब कंप्यूटर पर आप घटना चक्र की किताब को फॉलो करिए, लगातार पढ़ते चले जाइए। और मुहावरे और लोकोक्तियों को आप हरदेव बाहरी की किताब को लीजिए और प्रैक्टिस करिए। देखिए मुहावरे आप लोग इसको लास्ट में प्रैक्टिस करते हैं, देखिए यहाँ पूरा नंबर मिल सकता है। तो आप लोग का यही है कि इनको लगातार या अर्थ याद करते, देखिए शब्द लिखिए अर्थ, और उसकी व्याख्या बहुत सुंदर तरीके से लिखनी होती है, तो इस पर भी आपको पूरी तरह से फोकस करना है। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ हो गई मेरे दोस्तों, ये हिंदी, यानी हिंदी अब आपका ये 100 नंबर का है, आपको हर हालत में यहाँ 60 प्लस अंक ले आना है। मतलब कहने का तात्पर्य 70 प्लस हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन 60 प्लस। और यहाँ जैसे 120 है तो 120 में यहाँ आपको कम से कम जो है 90 प्लस नंबर यहाँ ले आना है सिलेक्शन के लिए। और ये जो 60 नंबर की हिंदी है, यहाँ भी कम से कम 55 प्लस यानी 54 प्लस नंबर आपको ले आना है। तो जान लीजिए, देख लीजिए, यहाँ हो गया। अब निबंध में आते हैं मेरे दोस्तों। निबंध में देखिए मेरे मित्रों दोस्तों, निबंध में मैंने हमेशा बहुत ही साधारण निबंध को ही टच किया, जो मैं हाई फाई निबंध लिखने का प्रयास नहीं किया। इसी का देन है कि कभी भी चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ हो, चाहे यूपीएससी हो, हमेशा ठीक ठाक नंबर हमको निबंध में मिला हुआ है। तो रीजन क्या है, देखिए मैं निबंध में हमेशा अगर मुझे साहित्य और संस्कृत का पढ़ा हुआ मिल गया उसको मैं लिखता था, या सामाजिक क्षेत्र का लिखता था, जैसे महिला सशक्तिकरण है या इस टाइप का निबंध जो मेरे अनुकूल हो। कहने का तात्पर्य आपको आपके अनुकूल जो भी निबंध हो उसको लिखिए। ये नहीं हाई फाई चक्कर में बहुत बढ़िया निबंध में लिख दूंगा और नंबर, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा साधारण निबंध को ही टच किया जाता है जो आसान हो, क्योंकि नंबर मिलते हैं वहीं पर ज़्यादा, वो औसत से ऊपर ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। और आपने कहीं ऐसा कोई निबंध ले लिया जिसका अर्थ आप नहीं समझ पाए और लिख दिए, तो हो सकता है आपको वहाँ पर 0 नंबर ही मिल जाए। कहने का तात्पर्य बहुत कम नंबर मिल जाए। तो देखिए साहित्य और संस्कृति और सामाजिक क्षेत्र को मैं टच करता था। यहाँ पर देखिए दूसरे खंड में विज्ञान और पर्यावरण प्रौद्योगिकी को मैं अच्छे से तैयार किया हुआ था।
और तीसरा जो खंड है ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम मैं कभी नहीं लिखा। जैसे आपदा वाला आता था, आपदा को मैं लिखता था। तो देखिए क्या होता था कि जैसे साहित्य और संस्कृति या सामाजिक क्षेत्र और विज्ञान और पर्यावरण, तो आपको बता रहा हूं मेरे दोस्तों, क्योंकि जीएस में आप लोग पढ़ेंगे इसको, तो विज्ञान और पर्यावरण को अच्छे से तैयार करिए, विज्ञान, पर्यावरण और प्रौद्योगिकी को। देखिए जीएस के फर्स्ट पेपर में सोशल जस्टिस और सामाजिक क्षेत्र, भारतीय समाज की विशेषताएं सब है ना, तो आप जब वहां पढ़ेंगे तो आपका निबंध भी तैयार हो जाएगा सामाजिक क्षेत्र का। तो एक यहां से ये तैयार हुआ, एक हुआ। अब देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स अगर आपका मजबूत पकड़ हो तब जरूर लिखिएगा। तो मान लीजिए आप करंट पढ़ ही रहे हैं। और दूसरी चीज है राष्ट्रीय विकास योजनाएं, आपदा, हमारा कहने का तात्पर्य पर्यावरण आपदा को जरूर तैयार कर लीजिए। यानी सामाजिक क्षेत्र, विज्ञान, पर्यावरण और आपदा, ये आप अच्छे से तैयार, क्योंकि आपदा एवं प्रबंधन आपको तो मेंस में भी लिखना है, और विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी भी आपको मेंस में लिखना है, और सामाजिक क्षेत्र को भी आपको मेंस में लिखना है। तो मेंस वाला ही टॉपिक को यहाँ से अच्छे से तैयार कर लीजिए। मैं आशा करता हूँ मेरे दोस्तों आपको आज का ये तरीका अच्छा लगा होगा। और मैं किताबों की बता देता हूँ। देखिए निबंध में, देखिए अब एक मोटी मोटा समझा दूँ। देखिए निबंध में बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि आपके दिल में जो आए वही लिखिए। कभी कभी योजना कुरुक्षेत्र का विशेषांक रख लीजिए, अखबार पढ़ रहे हैं लिखिए। हमारा कहने का तात्पर्य है कि आप जैसे देखिए, मान लीजिए पर्यावरण प्रदूषण आ रहा है तो आपके दिमाग में क्या होगा? आप यही नहीं जानते हैं कि मानव एक खोजी प्राणी रहा है। भाई आदि मानव से लेकर आज तक वैज्ञानिक मानव तक इसका उत्तरोत्तर विकास हुआ है। लेकिन आज जब मानव जो है, जो वैज्ञानिक मानव है, इतना प्रकृति को इतना अधिक अनसुलझे रहस्य को सुलझाने में लग गया है कि आज वह एक प्रकार से विनाश का कारण बन गया है। तो कहने का तात्पर्य है वो आपकी सोच है। जैसे एक डायरेक्टर सिनेमा को बनाता है तो अपना बहुत सारा कल्पना उड़ेल देता है उसमें, तो आपको भी जब निबंध लिखना है तो कल्पना नहीं बने, जैसे यथार्थ चीजें, सत्य चीजें, फैक्ट सही हों, और आप लिखने के लगे कि कोई फिल्म चल रही है और एक अच्छा डायरेक्टर पिक्चर बनाया हुआ जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। तो निबंध का मतलब ये नहीं है कि आप बैठिए लिखने। आपका टेक्निक यही है कि आपके मन में कुछ भी आए उसको लिखते रहिए। जिस दिन आपके पास ढेर सारे शब्दकोश हो जाएंगे, निबंध पे आप विजय प्राप्त कर लेंगे। मित्रों, मैं निबंध में प्रैक्टिस ऐसे ही करता हूं कि मैं बैठा हूं, अचानक मेरे दिमाग में आया कि कोरोना महासंकट चल रहा है, तो कोरोना महासंकट का प्रभाव क्या है भारतीय समाज पर, तो उसको मैंने लिख लिया 2 पेज में। तो ये तरीका है, आपके मन में जो आए उल जलूल उसको लिखिए। ऐसे लिखते 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 एक दिन ऐसा आएगा आप बहुत शानदार निबंध लिख लेंगे। और इस प्रक्रिया में बहुत ज़्यादा समय नहीं, 3, 4, 5, 6 महीना लगेगा। आप यही टेक्निक फॉलो करिए। अपने मन से जो भी आए वही, चाहे मेंस की आंसर राइटिंग हो, चाहे मतलब ये निबंध की आंसर राइटिंग हो, चाहे हिंदी की, अपने मन से लिखने का प्रयास करिए। ऐसा करेंगे आप तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन आपका होने वाला है। बस आपके दिल में जो है लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए, लिखते रहिए। जैसे मैं ये कहता हूं, देखिए निबंध का एक की जान लीजिए। जब निबंध लिखा जाता है तो एग्जामिनर क्या चाहता है, और जो हमारी सरकारें निबंध का सिलेबस तय की हैं वो भी क्या चाहती हैं आपसे। जैसे महिला सशक्तिकरण है, या विज्ञान प्रौद्योगिकी है, या पर्यावरण है, तो इसका इम्पैक्ट क्या है, प्रभाव मानव जाति पर, और खास तौर पर उस मानव जाति में किस पर, हमारे अनुसूचित, जैसे सामाजिक न्याय, मतलब उसको सामाजिक न्याय से जुड़िए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पर उसका क्या प्रभाव है, महिला पर उसका क्या प्रभाव है, विकलांग पर क्या उसका प्रभाव है, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग पर उसका क्या प्रभाव है। तो आपको अपने निबंध में इनको भी लेकर चलना पड़ेगा कि अगर हम विज्ञान प्रौद्योगिकी को लेकर चल रहे हैं तो हमारा सामाजिक न्याय कितना बेहतरीन बेहतर हो रहा है, मतलब उसका प्रभाव कितना उन पर अच्छे से पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, इसको भी अपने निबंध में आपको बार बार दिखाना पड़ेगा। चाहे आप साहित्य का निबंध लिखें, चाहे पर्यावरण का निबंध लिखें, कोई भी निबंध लिखें इवन, लेकिन अब करंट के निबंध की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन चाहे आप आपदा का भी लिख रहे हैं, आपदा का निबंध लिखेंगे तो दिखाएंगे ना कहीं कि इससे मानव जाति कितना मतलब प्रभावित हो रही है। ठीक, ये सब चीजें आपको जोड़ना पड़ेगा। मतलब आपके निबंध में कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय भी दिखे, और जब आपके निबंध में सामाजिक न्याय दिखेगा, उसका प्रकृति दिखेगा, तो मैं दावे करता हूं कि आपका निबंध में बहुत ही शानदार प्रदर्शन होगा। मित्रों, एक बार पुनः कहता हूं कि मेरी असफलता से आप सीख लीजिए कि मैं जीएस में नहीं चढ़ा पाया, इसलिए मेरा समीक्षाधिकारी नहीं हो पाया, लेकिन रिटर्न में मैं बेहतरीन प्रदर्शन किया हूं। आर 13 का नंबर सामने है, 14 का नंबर सामने है। अगर मेरा जीएस में वो चढ़ा होता, मैं टॉप 10 में रहता, मैं टॉप 10 में रहता। मेरे दोस्तों, मेरे बहुत सारे मित्र टॉप 10 में हैं जो नौकरी कर रहे हैं, और मेरे कुछ मित्र ऐसे भी हैं जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं, बार बार मुझे कहते हैं कि अनुराग भाई आपको यहाँ होना चाहिए था, आपका दुर्भाग्य है, लेकिन ठीक है, कुछ किस्मत होती है, कोई बात नहीं।
भाई आप लोग होना है, आप लोगों को 16 में आरओ मेंस में अच्छे से आपको देना है। देखिए अभी कोरोना महासंकट का दौर चल रहा है, आने वाले समय में बड़ी बड़ी वैकेंसियां आएंगी। खूब मेहनत करिए, परिश्रम करिए, कठोर परिश्रम करिए। लिखने का अपने दिल में जो आए उसको लिखिए। मैं बार बार कह रहा हूँ, जो आपके दिल में आया उसको लिखिए और उसको जोड़िए। और दूसरी चीज़, रोज़ 500 से 600 700 सवाल प्रैक्टिस करिए मेरे दोस्तों। 500 से 600 सवाल रोज़ बनाइए। जिस दिन कोई व्यक्ति अपनी असफलता की कमियां नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि मैंने जनरल स्टडी में खाली पीटी पास कर लिया, कट ऑफ से 2-4 नंबर ज़्यादा पाके, लेकिन कभी उसको बहुत ज़्यादा हाई स्कोर नहीं ले आ पाया। तो उसी का देन है कि मुख्य परीक्षा में मटक गया। तो मेरे दोस्तों बार बार कहता हूँ, 500 से 600 सवाल रोज बनाइए, आपकी सफलता सुनिश्चित है। आप जैसा मैंने बताया लिखने का प्रयास करिए। धीरे धीरे मैं आऊँगा। बहुत सारे मित्र कह रहे हैं भैया आप हफ्ते में एक दिन आइए, वो टारगेट प्रोग्राम दीजिए और हम लोग को हफ्ते में कम से कम रोज मोटिवेट करिए। तो मेरा काम यह निश्चित रहेगा, सुनिश्चित रहेगा कि मैं रोज हर महीने अरे हफ्ते में एक दिन आऊँगा, आप लोग को मोटिवेट करूँगा। जो मुझको फॉलो करेगा, मेरी पॉजिटिव एनर्जी को अपनाएगा और 100% एसडीएम बनेगा, समीक्षा अधिकारी बनेगा, सेलेक्ट होगा। तो ठीक है मेरे दोस्तों, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।